मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका की नाम है जलवायु। जलवायु यानी कि क्लाइमेट क्या है, किन किन कारकों से ये प्रभावित होता है, भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की है, मानसून क्या होता है, इन सभी चीज़ों को डिटेल के साथ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जलवायु को हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बुक में भी चैप्टर के प्रारंभ में बताई गई है। जैसे कि पहला है मौसम, उसके अलावा ऋतु और जलवायु। ये तीनों चीज़ें सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यही चीज हमें समझनी होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मौसम क्या होता है। आप देखिए, रूटीन में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं मौसम। इसी को ही हमें जानना है कि ये जो मौसम है ये क्या होता है। तो देखिए, किसी भी विशेष समय के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि कहें कि भाई अभी इस समय बाहर वायुमंडल की क्या अवस्था है, क्या दशा है, इसी चीज को क्या कहा जाएगा, मौसम कहा जाएगा। समझ नहीं आया तो देखिए समझेंगे इस चीज को। देखिए, जिस प्रकार आपका दोस्त आपको फोन करता है कि भाई हाँ भाई क्या करें, पार्टी करने चलें, आज जो मौसम है बड़ा अच्छा है। तो भाई उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसको मौसम बड़ा अच्छा लगा, तो उसने कई चीजों को नोटिस किया होगा, जिसकी वजह से उसने बाद में कहा कि मौसम काफी अच्छा है। तो उसने देखिए क्या क्या चीजों को नोटिस किया होगा। हो सकता है बाहर अच्छी हवाएं चल रही हो, ठंडी ठंडी हवा। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो उस लड़के ने महसूस किया होगा कि बाहर जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। भाई गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो कैसा मौसम रहेगा, अच्छा मौसम रहेगा, सुहावना मौसम बनेगा। उसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी। तो देखिए, दूसरा फैक्टर उसने क्या देखा, पवन देखा। जो बहती हुई हवाएं हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। उसके अलावा उसने देखा कि आसमान में काले बादल मंडराए हुए हैं और हो सकता है थोड़ी देर में बरसात भी हो जाए। तो एक इसने फैक्टर नोटिस किया कि वर्षा के अलावा देखिए नमी भी उसने देखा कि गर्मी का सीजन है, लेकिन जो बाहर का मौसम है उसके अंदर जो आर्द्रता है, जो नमी है, ये क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा एक और फैक्टर जैसे कि वायुदाब, खैर उसने नहीं देखा, लेकिन इसको भी हम समझेंगे कि इसका भी रोल था उसके अंदर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था उसका। तो जिस दोस्त ने आपको फोन किया कि भाई पार्टी के लिए चलें, तो उसने क्या किया, बाहर इन चीजों को नोटिस किया गर्मी के मौसम में। तो ये चीजें क्या थी, चेंज थी। तापमान कम था, अच्छी हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी वर्षा होने वाली थी, जो आर्द्रता है, जो नमी थी, जो हुमस वाली गर्मी रहती है गर्मियों में, ये नहीं थी। उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, इन चीजों को नोटिस किया। तब उसने कहा कि बाहर मौसम बड़ा अच्छा है। तो आप लोग समझ गए हैं कि ये जो मौसम है ये देखिए पल पल में बदलता है, एक दिन में कई बार बदलता है। जैसे गाना सुना होगा, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, ठीक उसी तरह से। तो गाने से क्या पता चला कि जो मौसम है वो एक दिन में कई बार बदलने वाली अवस्था है, किसकी, वायुमंडल की। तो ये देखिए, वायुमंडल के विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, और इसके अंदर जब परिवर्तन होता है तो नतीजा क्या होगा, मौसम के अंदर परिवर्तन होता है। और मौसम क्या है, एक छोटी इकाई है। एक दिन में जो मौसम है वो कई बार बदल सकता है। जैसे देखिए, आप सुबह उठते हैं, बाहर कोहरे वाला मौसम है, ठंड है, तो आप कहेंगे ठंड है। थोड़ी देर बाद सूर्य देवता आएंगे, उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ होगी, आपको भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लगनी शुरू होगी। उसके बाद शाम को जब सनसेट हो जाएगा, ठंडी हवाएं चलने लगेगी, आप लोगों को फिर से ठंड लगने लगेगी। तो मौसम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा क्या है, वायुमंडलीय दशा यानी कि ये जो कंपोनेंट बताए हैं इनकी क्या पोजीशन है, इसी को ही क्या कहा जाता है, मौसम कहेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद जो दूसरा शब्द आता है इससे मिलता जुलता, वो क्या है, देखिए ऋतु। ऋतु नाम सुना होगा। तो ऋतु जैसे कि देखिए
ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, इस प्रकार से कई ऋतु। अब ये ऋतु क्या है, तो देखिए प्रतिदिन का जो वायुमंडलीय जो दशा है, यानी कि जिसको हमने क्या कहा, मौसम, जब इसी मौसम को हम लोग क्या करेंगे, कुछ महीनों के लिए नोटिस करेंगे, उसके बाद हमें देखिए क्या लगेगा कि ये जो 5-7 महीने हैं इनका सबका मिलाकर टोटल औसत जो मौसम रहता है, यानी किस प्रकार का रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु मान लीजिए, जैसे कि देखिए जून से सितंबर ले लीजिए मोटा मोटा, हालांकि आप देखेंगे होली के बाद यानी कि मार्च के बाद ही गर्मी होनी प्रारंभ हो जाती है। इस पूरे महीने के समूह को हमने ग्रीष्म ऋतु कहा, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग वायुमंडलीय दशाएं हैं। कभी आप देखेंगे कि बारिश आएगी, कभी धूल भरी आंधियां चलेगी, कभी तापमान बहुत ज्यादा कम रहेगा, कभी थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन ओवरऑल मिलाकर हमने क्या देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि गर्म मौसम रहेगा, शीत ऋतु यानी कि ठंडा मौसम रहेगा। तो देखिए प्रतिदिन की अवस्था क्या, मौसम, और कुछ महीनों का अगर ले ले मौसम का एवरेज तो क्या बनेगा, ऋतु बनेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और यही हमारे चैप्टर का नाम है, जलवायु। जब इसी मौसम का हम देखिए औसत निकालेंगे, कब, एक बहुत लंबे समय तक, लंबे समय काल के लिए, और वो कितना लंबा हो सकता है, 30 साल से अधिक वर्ष का समय होगा। अब 30 साल से अधिक समय के वर्ष का क्या करेंगे, हम लोग औसत निकालेंगे, और जो औसत निकलेगा उसको उस क्षेत्र का क्या बना दिया जाएगा, जलवायु निर्धारित कर दी जाएगी। और यहां पर एक डिफरेंस देंगे कि मौसम जो है ये किसी छोटे क्षेत्र का भी हो सकता है। आप लोग देखेंगे किसी गांव में वर्षा का मौसम है, समीप के ही शहर के अंदर वर्षा नहीं हो रही है, तो अलग अलग होगा। मौसम की बात करेंगे, छोटे से भूभाग की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर जलवायु की बात करें तो एक विस्तृत भूभाग की बात की जाती है, एक बड़े क्षेत्र का, एक बड़े क्षेत्र का 30 वर्ष से जो मौसम का औसत आ रहा है उसी को ही क्या कहेंगे, जलवायु कहा जाता है। जैसे कि अलग अलग देशों की अलग अलग जलवायु, भारत अलग जलवायु क्षेत्र में आता है, ये सभी चीजें देखेंगे हम लोग। तो आप समझे कि जलवायु क्या है, 30 वर्ष का औसत है मौसम का, बड़े क्षेत्र के लिए है मौसम, अगर किसी भी छोटे क्षेत्र के लिए हो सकता है, हर जगह पर अलग अलग होगा। अब जो हमारा विश्व है इसको देखिए क्या किया गया है, बहुत सारे किसमें, जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया। अभी मैंने बताया ना कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु होती है, तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कुछ के मैं एग्जाम्पल दूंगा, बुक में नहीं है। जैसे कि देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, पूरी पृथ्वी है, बीचों बीच से जो इक्वेटर गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश, उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी। उसके बाद देखिए अन्य कौन कौन सी जलवायु है, नोट करेंगे, बुक में नहीं है। पहला मैंने बताया आपको विषुवत रेखीय जलवायु। उसके बाद दूसरा है देखिए उष्ण कटिबंधीय, ये कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण मरुस्थलीय लिखिए, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहां पर यानी कि रेगिस्तानी प्रकार की जलवायु रहेगी, यानी कि सहारा तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। उसके बाद ये नाम आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कि सूडान तुल्य जलवायु, सूडान तुल्य जलवायु। और एक एग्जाम्पल लेंगे, देखिए मानसूनी जलवायु। बहुत प्रकार होते हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए बताए हैं ताकि आप लोगों ने कुछ सुन रखे होंगे तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो यहां पर जो मानसूनी जलवायु लिखा गया है, तो देखिए मानसूनी जलवायु भी 2 प्रकार की हो सकती है। उष्ण मानसूनी जलवायु अलग होगी, उसके बाद शीत मानसूनी जलवायु अलग अलग होगी। देखेंगे अभी किस प्रकार से अलग होगी, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे भारत देश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। और कौन सा मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है भारत। अभी देखेंगे कि क्यों है ये चीज, अभी आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए अभी मैंने बताया कि मानसूनी जो जलवायु है ये किसकी है, हमारे देश भारत की जलवायु है। अब ये नाम आ रहा है मानसूनी, यानी किससे बना हुआ है, मानसून से, यानी कि भारत की जो जलवायु है मानसून से प्रभावित होगी। अब ये मानसून जो है ये क्या चीज है, इस चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन जरा सा आप इंट्रोडक्शन इसका ध्यान रखेंगे कि मानसून जो है ये एक अरबी भाषा के शब्द से बना हुआ है। कौन सी भाषा, अरबी भाषा का शब्द है, और क्या नाम है उसका, मौसिम।
मौसम से बना हुआ है। और मौसम का क्या मतलब है? मौसम का मतलब होता है, देखिए मौसम ही होता है, ठीक है, मौसम से बना हुआ है। इसके अलावा पूछा जाए साइंटिफिक टर्म में कि मानसून क्या है? मानसून देखिए एक वर्ष के अंदर जब हवाओं की दिशा चेंज होती है अलग अलग ऋतु में, यानी कि एक वर्ष में हवाओं की दिशा में परिवर्तन ऋतु के अनुसार, ये क्या कहलाता है? इसी को मानसून कहा जाता है। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए इस चीज को समझेंगे कि जो उष्ण मानसूनी जलवायु है ये किस प्रकार के क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से, और ये चीज अक्षांश और देशांतर का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर भी हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है, वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है, ऐसी हम लोगों ने कल्पना की है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है ये। इसी को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य यानी कि भूमि के बीच का, इसका मतलब ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऊपर वाला भाग आप लोग देखेंगे ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन सा है? साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है। इसके बाद देखिए जो उष्ण मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है ये कौन सा है? यहां पर देखिए कि 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 8 से 30 डिग्री तक। तो देखिए 0 से जब आप लोग आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलते हुए, और ऊपर क्या होता है? 90 डिग्री नॉर्थ है। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 5 चलते हुए 90 डिग्री साउथ है। तो मैंने आपको बताया कि यहां 8 से लेकर और कहां तक? 30 तक। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 8 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक। ये जो बीच का क्षेत्र आप देखेंगे ये क्या कहलाएगा? इसी को ही मानसूनी जलवायु का, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्र इसको कहा जाएगा। देखिए ये वाला बन गया, ये 30 से 8 यानी कि 8 से 30, और ठीक इसी प्रकार 8 से 30 इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। यहां पर जो भी देश स्थित होंगे तो उनकी जलवायु किस प्रकार की होगी? उष्ण मानसूनी जलवायु के क्षेत्र होंगे ये, ठीक है। जो बीच में देखिए ये जगह बच गई है, जो 0 से 8 और 0 से 8 नॉर्थ और 0 से 8 साउथ, ये जो बीच की जगह है ये कौन सी है? भूमध्य रेखीय जलवायु है, ठीक है। ये अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएं। तो ये चीज आप लोग समझ गए। तो देखिए भारत की पोजीशन क्या है ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो देख सकते हैं, भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की जो स्थिति है वो देखिए उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ये तो देखिए उत्तरी है, अभी मैंने आपको बताया था 0 से ऊपर का क्या उत्तरी और नीचे का दक्षिणी, तो उत्तरी गोलार्ध में। और उसके अलावा अगर इस प्रकार से लंबवत इसको काटा जाए तो देखिए ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की पोजीशन क्या? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब है भारत यहां कहीं स्थित होगा, उत्तरी पूर्वी तो ये हिस्सा है ना, तो यहां पर। तो भारत का आपको पता होना चाहिए कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इस चीज से आप लोग बना सकते हैं कि भारत कहां पर सिचुएटेड होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो ये चीज तो पता होगा, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बीचों बीच से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको कि कर्क रेखा कहा जाता है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब देखिए यहां पर 30 तक मैंने बताया, तो 23.5 डिग्री जो है वो कहां पर होगा? वो यहां पर होगा इसके आसपास। तो ये चीज समझिए आप लोगों ने कि भारत के बीचों बीच से गुजरता है ये कर्क रेखा। तो इसका मतलब है कि बीचों बीच से तो भाई आधा भारत तो नीचे होगा यहां और आधा भारत होगा ऊपर, इस प्रकार से। तो भारत की इस प्रकार से पोजीशन आ गई। और आप देख सकते हैं भारत की जो लोकेशन है वो कहां पर है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में है, जलवायु वाले में। तो भारत की जलवायु का हमें पता चल चुका है, किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है भारत। तो ये चीज आपने देखी कि उत्तरी गोलार्ध और देखिए दक्षिणी गोलार्ध जो दोनों है, यहां पर 8 से लेकर जो 30 डिग्री का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? इसी को ही कहेंगे उष्ण मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाएगा। तो यहां पर देखिए जो भी देश इसके अंतर्गत आएंगे उनकी जलवायु सेम होगी। वैसे देखिए अलग अलग विभिन्नताएं भी होती हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन विभाजन के तौर पर जो भी देश इस लाइन पर सिचुएटेड होंगे उनकी जलवायु एक प्रकार की होगी। अब हम एशिया के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए एशिया इस प्रकार से विस्तृत है, यहां पर
तो भारत भी एशिया का ही हिस्सा है। भारत जो है एशिया के दक्षिणी में आता है। इसका मतलब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एशिया का जो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी और कौन सा दक्षिण पूर्वी जो भाग है ये इस जलवायु के अंतर्गत आता है। ये चीज देखेंगे। अब एशिया का कौन कौन सा भाग इस प्रकार की जलवायु रखता है, मानसूनी जलवायु, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग एशिया का इस प्रकार की जलवायु उसके अंदर होगी। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहां पर। देखिए जैसे भारत तो है ही है हमारा, भारत का जो पड़ोसी देश है देखिए ठीक यहां पर बांग्लादेश, भारत के साथ बांग्लादेश की जलवायु ऐसी होगी, फिर म्यांमार की ऐसी होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए जैसे कि थाईलैंड है, कंबोडिया है, इन सब की जलवायु इसी प्रकार की होगी। यह चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज प्रारंभ होती है कि भारत की जलवायु को हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि मानसूनी जलवायु है। पूरे भारत की जलवायु हमने किस प्रकार की ली, मानसूनी जलवायु। तो क्या भारत में जितने भी भाई समस्त क्षेत्र हैं, जितने भी शहर हैं, जिले हैं, भाई राज्य हैं, क्या इन सब की जलवायु यानी कि जो मौसमी दशाएं हैं क्या वो एक जैसी आपको मिलेगी? अगर आप लोग तुलना करेंगे जम्मू कश्मीर की उसी के साथ राजस्थान है या फिर केरल की, तो क्या यहां पर जो मौसमी दशाएं हैं आप लोगों को एक जैसी नहीं मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। क्या क्या डिफरेंस है तो उनको देखिए हम क्वेश्चन टाइप में लिखेंगे और उसके बाद जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो एक एक चीज को सोल्व करते रहेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर भी क्या है, देखिए जलवायु के मामले में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं। समझ गए हैं विभिन्नताएं किस प्रकार से है? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में हम राजस्थान को लेंगे और राजस्थान का टेम्परेचर आप लोग देखेंगे, एक नॉर्मल सी बात है, गर्मियों में राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री यानी कि थार वाला क्षेत्र ले लीजिए, 50 डिग्री से भी टेम्परेचर आप लोगों को अधिक मिलेगा। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे लद्दाख में स्थित है क्या, यहां पर सियाचिन ले लीजिए, ठीक है, सियाचिन ले लीजिए। तो सियाचिन का टेम्परेचर आप लोग देखेंगे ये आपको भाई 5-7 डिग्री मिलेगा, मान लीजिए 7 डिग्री ले लीजिए। ये बात हो रही है देखिए गर्मियों में भी इस प्रकार का टेम्परेचर। तो दो क्षेत्र भारत के ही, जबकि पूरे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु, फिर भी ये डिफरेंस क्यों? इस चीज का जवाब आप लोग सोचिए, अभी आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक आप क्षेत्र देखेंगे द्रास, ठीक है, द्रास जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। यहां का जो टेम्परेचर है ये देखिए कितना है, सर्दियों की बात कर रहे हैं। द्रास के बारे में ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास ही है। यहां का सर्दियों का टेम्परेचर -45 डिग्री, सर्दियों में कितना चला गया, -45 डिग्री। वहीं दूसरी तरफ आप लोग जाएंगे भारत का जो देखिए केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां का आप तापमान देखेंगे सर्दियों के अंदर, तो सर्दियों में भी यहां का तापमान आपको कितना मिलेगा, अब 26-27 डिग्री के आसपास मिलेगा। एवरेज ले लीजिए 26 डिग्री यहां पर मिलेगा। तो देखिए कितना डिफरेंस है भारत के अंदर ही। उसके बाद अन्य देखिए, जैसे कि ये तो चलो अलग अलग स्थानों की हमने बात की, अब एक ही स्थान को हम लोग ले लेते हैं, एक ही स्थान को हम लोग लेंगे। जैसे कि थार को ले लीजिए आप, जैसे कि थार है यानी कि थार मरुस्थल की यहां पर बात हो रही है राजस्थान में। तो यहां भी आप लोग देखेंगे कि दिन में जो तापमान है वो 50 डिग्री से भी अधिक है और रात को तापमान देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इससे भी कम आ जाता है। तो ये क्या हो गया कि भाई एकदम से टेम्परेचर 50 डिग्री और रात को इतना ज्यादा कम, तो कारण क्या है, इन सभी चीजों को देखेंगे। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन लीजिए कि जैसे कि अंडमान और निकोबार है, अब थार में तो इतना डिफरेंस था, लेकिन अंडमान निकोबार में आप लोग देखेंगे कि दिन में जो तापमान है मान लीजिए कितना है, यहां पर 26 डिग्री है और रात को भाई रात को आप लोग देखेंगे तो रात को भी इतना ही मिलेगा, ठीक है, कोई 1-8 डिग्री का। दिन में खैर वैसे ज्यादा होगा, यहां पर 27-28 होगा और रात को मान लीजिए कितना हो गया, ये 26 हो गया गिरकर, कुछ भी ले लीजिए, यानी कि इतना ही तापमान रहता है। जैसे कि दिन में तो रहेगा 26, 27, 28 के करीब, रात को इससे हल्का सा कम हो जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा जो तापांतर, जो ताप का फर्क है, न्यूज में देखा होगा कि अधिकतम तापमान ये रहा, न्यूनतम ये रहा किसी क्षेत्र का। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में जो अंतर है वो उसको क्या कहते हैं, तापांतर कहा जाता है। तो स्पष्ट शब्दों में यह बताया जा रहा है कि जो स्थलीय भाग है यहां का तापांतर आप देखिए कितना ज्यादा है और तटीय जो भाग है यहां का तापांतर कितना
कम है। तो ये चीज बताई जा रही है, इसका हम आंसर इनके ढूंढने हैं कि ऐसा क्यों है। पढ़ते भी रहेंगे, इन चीजों को समझते भी रहेंगे। उसके बाद देखिए तो तापमान के संदर्भ में बात की। अब बात करेंगे वर्षा के मामले में, क्या वर्षा में भी इस प्रकार का विभिन्नता पाई जाती है। तो देखिए जैसे कि हिमालय हम लोगों ने पढ़ा था, हिमालय है, यहां पर देखिए जो वर्षा होती है तो वो कैसे होगी, स्नोफॉल के रूप में होती है। पूरे हिमालय की यहां पर बात नहीं हो रही, जो हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियां है यहां पर जो वर्षा होगी कैसे हो रही है, स्नोफॉल के रूप में हो रही है। लेकिन शेष भारत में आप लोग देखेंगे तो जल की बूंदों के रूप में हो रही है, यह विभिन्नता है। उसके अलावा देखिए जो मेघालय है, मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, तो यहां पर वर्षा कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर वार्षिक से भी अधिक की वर्षा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे थार मरुस्थल ले लीजिए या फिर आप लद्दाख ले लीजिए जो कि ठंडा रेगिस्तान है, यहां पर जो वर्षा है वो सालाना 10 सेंटीमीटर से भी कम रहेगी। तो कितना डिफरेंस है, कहां 400 सेंटीमीटर और कहां पर 10 सेंटीमीटर, तो कितना ज्यादा ये डिफरेंस है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में वर्षा का जो समय है ये क्या रहता है, जून से सितंबर आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, मानसून आने के जून से सितंबर। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु जो है यहां पर वर्षा कब होती है, यहां पर देखिए अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, सर्दियों के सीजन में अक्टूबर नवंबर में यहां पर वर्षा होती है। जबकि पूरे भारत में अलग टाइम पे और यहां पर अलग, केवल यहीं अक्टूबर नवंबर में और कहीं नहीं। ये चीज देखेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ये डिफरेंस है। तो उसके अलावा ये तापांतर वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। और वर्षा में एक चीज और देखेंगे कि भारत के मैप में जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो क्या होगा कि वर्षा का जो वितरण है ये घटता चला जाता है। पूर्व से पश्चिम क्या है, वर्षा कम होती चली जाती है। ये चीज भी देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इन सब चीजों को हमें सर्च करना है कि ये सब क्यों होती हैं। तो ये देखिए समझते हुए चलेंगे और इंटरेस्ट आप लोग बनाएं। एक बार देखिए आप समझ गए तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे और अच्छी तरह से इन चीजों को समझ भी जाएंगे। तो देखिए इसके लिए, इन कारणों को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, हम लोग पढ़ेंगे कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन चीजों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले देखिए फैक्टर जो है, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है इसको देखेंगे, ये है अक्षांश। अक्षांश की बात हो रही है तो भाई अक्षांश क्या चीज है, अक्षांश यही है जो थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे। इस चीज को हम लोग फिर से बनाएंगे। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ये क्या, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड, इन्हीं की बात हो रही है अक्षांश। और अभी मैंने आपको बताया कि 0 से 1 2 3 4 5 इस प्रकार करते हुए 90 डिग्री ये तो नॉर्थ, और इस प्रकार 1 2 3 ये 90 डिग्री साउथ। तो यहां पर इसी अक्षांश की बात हो रही है कि भाई ये जो अक्षांश है ये किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने का काम करेंगे। तो देखिए आप लोगों को पता है, ये चीज हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि देखिए जो हमारे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है इस प्रकार से रेडिएशन के रूप में, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए यहां पर आप लोगों को पता है 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो यहां पर क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा है। ठीक इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है, मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सूर्य है वो तो देखिए फिक्स है, लेकिन पृथ्वी जो है अपने स्थान पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब ये घूर्णन करती है तो सूर्य का प्रकाश देखिए केवल यहीं तक ही जाता है मैक्सिमम। लंबवत की बात करें, सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पर पड़ता है, तो साल भर तक देखिए इसी क्षेत्र के अंदर विचरण करता रहता है सूर्य का प्रकाश। 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, इस प्रकार से। और उसके अलावा क्या ऊपर की तरफ सूर्य का प्रकाश जाता है, तो इतना नहीं जाता। मैक्सिमम कहां तक जाता है, देखिए यहां आप देखेंगे जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहां पर क्या है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो पृथ्वी अगर इस प्रकार से झुकी हुई है तो एक समय में देखिए सूर्य का प्रकाश यहां तक जाता है मैक्सिमम 66.5 डिग्री तक।
अगर यहां तक जा रहा है नॉर्थ तक तो साउथ में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर झुकी हुई है तो ये वाला पीछे रह जाएगा, ये हिस्सा इस प्रकार। देखिए अगर इसी डायग्राम को इस प्रकार से बनाएंगे ना, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री और ये 66.5, ये मकर रेखा ये 66.5। अगर सूर्य यहां है तो इस प्रकार से रोशनी पड़ेगी। देखिए ये जो भाग है ये 66 वाला, ये क्या है, अंधेरे में है, तो तभी नहीं कहते हैं ध्रुव जो है यहां पर 6 महीने का दिन और रात, इस कारण से। तो यहां पर सूर्य का जो प्रकाश है वो देखिए किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो अक्षांश जलवायु को कैसे प्रभावित करेंगे ये चीज समझिए। अब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है, तो यहां पर क्या होगा, गर्मी बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे आप अक्षांशों की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो सूर्य की जो रेडिएशन है यहां तक कम पहुंचती है, तिरछी पहुंचती है, तो तापमान में कमी आती चली जाएगी। तो ये चीज आप लोग समझ गए हैं कि जब हम देखिए अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, खासकर कैसे 0 डिग्री से जब आप जाओगे 90 डिग्री तक, तो जो टेम्परेचर है इसके अंदर क्या होगी, गिरावट होती चली जाती है, कमी। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश देखिए यहां तक पहुंच गया, ऊपर का हिस्सा आप लोग देखेंगे तभी तो ये बर्फ से आच्छादित रहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बर्फ क्यों रहती है, इसीलिए रहती है कि सूर्य का यहां पर रेडिएशन नहीं पहुंच पाता उसकी वजह से। तो ये चीज आप समझ गए हैं कि अक्षांश कैसे जलवायु को परिवर्तित करेंगे, कि ये तापमान में गिरावट होती है। तो देखिए भारत की लोकेशन आपको अभी मैंने बताया कि 23.5 डिग्री पर, देखिए इस प्रकार से गुजरात है, आधा हिस्सा इस प्रकार से नीचे हो गया और आधा हिस्सा आप देखेंगे इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर वाला ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से। तो भारत की जलवायु देखिए किस प्रकार की है। भारत का आधा हिस्सा तो किसके अंदर है, ये जो भाग आप देख रहे हैं तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद 23.5 से 66.5 के बीच का भाग उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी उपोष्ण कटिबंध और ऊपर का शीत कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत का आधा हिस्सा आ रहा है किसमें, उष्ण कटिबंध में, और आधा हिस्सा ऊपर का उपोष्ण में। तो भारत की जो जलवायु है इसके अंदर देखिए दोनों प्रकार का ही मिश्रण पाया जाता है, उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु का, ये चीज ध्यान है। उसके बाद देखिए जैसे कि यहां पर तापमान अधिक रहेगा, भूमध्य रेखा के समीप है। आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे ये बहुत ज्यादा दूर है भूमध्य रेखा से, तो टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली गिरावट मिलेगी। और कारण भी है इसी के अंदर ही ऊंचाई वगैरह के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अक्षांश आप लोगों ने समझा, तो ये चीज आप समझ गए हैं कि भारत की जो जलवायु है देखिए किसका मिश्रण है, दोनों ही प्रकार के मिश्रण है, उष्ण कटिबंधीय और यहां पर क्या है उपोष्ण। उपोष्ण यानी कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, इस प्रकार का। तो ये चीज समझ गए, ठीक है, इतना ही है इसमें। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है उसको हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्या फैक्टर है जो कि इसको प्रभावित करेगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर है देखिए ऊंचाई, और ऊंचाई के बारे में हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में जब पढ़ा था मैंने बताया था, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाना प्रारंभ होते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है, जिसको कि सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधा सा एक चीज है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर है इसके अंदर क्या होगा, गिरावट आती जाती है। तो अब यहां पर ये चीज समझिए, जैसे कि ये पहला एग्जांपल राजस्थान और सियाचिन का हमने लिया, तो यहां पर देखिए सीधा सा आप लोग समझ सकते हैं कि जो सियाचिन है ये क्या है, ये हिमालय पर ही तो स्थित है, हिमालय का एक ग्लेशियर का ही नाम है सियाचिन। तो यहां पर जो ऊंचाई का फैक्टर है वो काम कर रहा है कि यहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, उसके बजाय आप राजस्थान की ऊंचाई देखेंगे समुद्र तल से तो बहुत ज्यादा कम है। हिमालय की ऊंचाई आपको पता है ना कि एवरेज ऊंचाई कितनी है हिमालय की, हिमालय की देखिए 6000 मीटर है एवरेज ऊंचाई। तो हिमालय की ऊंचाई हम लोग देखिए कितनी बताई मैंने, 6000 मीटर बताई। तो इस प्रकार से और अन्य एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे कि द्रास में इतना टेम्परेचर है, अंडमान निकोबार में इतना ही है, कम तो है इससे, लेकिन आप देखेंगे कि जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र है इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये कितनी है, सिर्फ 30 मीटर तक ही रहती है। तो ऊंचाई की वजह से भी है, जब हम 6 किलोमीटर तक ऊपर बढ़ जाएंगे तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी और नीचे क्या है टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। यही कारण है कि द्रास में तो -45 डिग्री टेम्परेचर है और यहां पर कम है। या फिर ये एग्जांपल ले लीजिए, राजस्थान में 50 डिग्री
और सियाचिन में 7 डिग्री। क्यों? ऊंचाई की वजह से, ऊंचाई का भी फैक्टर है। उसके अलावा यहाँ पर अक्षांश की स्थिति भी देख सकते हैं कि मान लीजिए अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है भूमध्य रेखा के पास, जबकि आप ये दूसरा क्षेत्र देखेंगे ये यहाँ पर उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो इसके कारण भी ये दोनों फैक्टर है। तो इसका और देखिए एग्जांपल, जैसे कि आप देखेंगे भाई हिमालय छोड़िए, कोई पहाड़ी क्षेत्र देख लीजिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है ये कैसे मिलेंगे आपको? ठंडे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ी पर होंगे तो ऊंचाई पर होंगे, और ऊंचाई पर क्या है? टेम्परेचर में गिरावट, इसकी वजह से यहां पर ठंडे मिलेंगे। और देखिए अन्य क्या है, जैसे कि अब हिमालय की ऊंचाई जो है 6000 मीटर है, तो ये किस प्रकार से देखिए जलवायु विभाजक का कार्य करता है हिमालय भी। तो यहां पर हिमालय इस प्रकार से सिचुएटेड है, हिमालय चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए ऊपर की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, जो मध्य अक्षांश है ये क्या है? ठंडे क्षेत्र है। अब यहां से जो ठंडी हवाएं बहती हैं, तो हिमालय क्या करता है? इन आने वाली हवाओं को यहीं पर ही रोक लेता है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, और भारत का जो जब देखेंगे जो तापमान है हिमालय से नीचे का वो कंट्रोल में रहता है, इस प्रकार से। उसके अलावा देखिए तीसरा जो फैक्टर है ये है आपका वायुदाब। वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर, वायुदाब व पवन तंत्र। वायुदाब क्या है? ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ज्योग्राफी में 6 और 7 की में। तो वायुदाब क्या है कि भाई जो हवा है ये किसका मिश्रण है? बहुत सारी गैसों का ही तो मिश्रण है। ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, बहुत प्रकार की गैसें हैं। हर एक गैस में क्या है? अपना अपना वेट होता है, और जब यही वेट सतह पर डाला जाता है तो यही क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। हमारे चारों तरफ से भी वायु का दाब लग रहा है, लेकिन हर जगह से वो समान मात्रा में है, इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता। तो यहां पर जलवायु में वायुदाब और इनका पवन तंत्र का क्या महत्व है, ये चीज देखेंगे। तो वायुदाब के बारे में देखिए, जो वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ा था तो ये चीज डिस्कस की थी कि देखिए पृथ्वी के धरातल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके बाद पृथ्वी का वो भाग गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। गर्म होने के बाद देखिए जो भी हवाएं हैं वो भी गर्म होना प्रारंभ हो जाती है। हवाएं क्या है? गैसों का मिश्रण है, और गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो गर्म होंगे तो वो दूर दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे, गति करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है? हम लोग सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं कि हवा हल्की हो जाएगी। हल्का होने के बाद हवा ऊपर की तरफ उठेगी। जब किसी स्थान की हवा, मान लीजिए यहां पर कोई हवा थी, कोई गैस है, गैस के हवा क्या है? गैसों का मिश्रण ताप से क्या हुआ? गर्म हो गई। गर्म होकर जो मॉलिक्यूल है ऊपर की तरफ उठ गए हवा के, इस प्रकार से। जब ये हवा ऊपर उठ गई तो जिस स्थान से उठी है यहां पर क्या होगा? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वैकेंसी देखिए क्रिएट नहीं होती, बहुत छोटा प्रोसीजर है। जैसे ही हवा उठती है तो आसपास के क्षेत्र में जहां पर भी वायु होगी वो स्थान को भरने के लिए यहां पर आ जाएगी। तो देखिए यहां पर ये चीज समझेंगे कि वायु दाब मतलब कम हो रहा है ज्यादा, यानी कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर, इस चीज को समझिए। अब हवा जब गर्म होकर ऊपर उठने लगी तो इसका मतलब क्या है? हवा यहां से चली गई तो यहां पर कैसा क्षेत्र बनेगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। जहां पर हवाएं ठंडी है, नीचे की तरफ जमा है, वो कैसा क्षेत्र बनाएगी? हाई प्रेशर वाला क्षेत्र बनाएगी। और हवाएं क्या करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। जब यहां की हवाएं हल्की होकर ऊपर उठी तो हाई प्रेशर में से क्या किया? हवा बहकर आई और यहां का स्थान जो है ऑक्यूपाई कर दिया। अब जो बहती हुई हवा है ये क्या करती है? इसी को ही पवन कहा जाता है। तो यहां पर ये क्या किया इन्होंने? एक सिस्टम की फॉर्मेशन की, जिसको कि पवन तंत्र कहा जाता है। अब यही हवाएं देखिए ऊपर की तरफ उठने के बाद जैसे जैसे अब यहां पर ऊंचाई बढ़ रही है ना भाई, गर्म होकर ऊपर उठी, ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा? तापमान में गिरावट हो रही है, अभी अभी हमने देखा। तो यहां पर जब ये जाएगी, तापमान में जब गिरावट होगी, ये हवाएं ठंडी होने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाती है, कोई यहां पर कोई इस तरफ। उसके बाद और अधिक ठंडी होने के बाद ये नीचे उतरने लगती है, और जहां पर हाई प्रेशर में अब जो हवाएं लो प्रेशर की तरफ चली गई थी तो हाई प्रेशर पर की तरफ ये हवाएं आ जाती है। तो इस प्रकार से ये पवन तंत्र की यहां पर फॉर्मेशन हुई। तो देखिए जो वायु दाब है ये किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि ऊंचाई आप देखेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वायु दाब कम होगा या ज्यादा? वायु दाब कम होगा। कैसे होगा इस चीज को भी आप लोग यहां पर समझिए जरा।
यहीं पर बना देते हैं। जैसे कि अगर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है, समुद्र का तल है, ठीक है, समुद्र का तल है। जो समुद्र का ऊपर की बाउंड्री, जो ऊपर का लेवल है वाटर का, उसको तल बोलते हैं, और जो बॉटम है उसको नितल कहा जाता है। ये समुद्र का तल है, और माना जाता है कि भाई जो हमारी पृथ्वी का सबसे नीचा भाग है ये कौन सा है, यही तल ही तो होगा, क्योंकि पानी क्या है अपने सबसे नीचे वाले लेवल में ही जमा होता है। तो ये समुद्र का तल है। उसके बाद देखिए अन्य कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है हमारी भूमि पर। समुद्र से जैसे हम आएंगे तो ऊपर जैसे आपको ये क्या मिलेगा, मैदानी भाग। उसके बाद और भाग होता है, जैसे को हमने पठार नाम दिया था। पठार के बाद जो सबसे ऊंचे होते हैं ये होते हैं हमारे पर्वत, इस तरह से। तो देखिए वायु दाब क्या मतलब किस प्रकार से वितरण है इसका। तो हमारा जो सौर मंडल है देखिए, उसकी ऊंचाई मान लीजिए कि यहां तक है, सौर मंडल की ऊंचाई यहां तक सौर मंडल है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि हवाओं में क्या है, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, हर एक गैस का अपना अपना वेट होता है। तो वो वेट जब डालेंगी तो आप लोग देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है समुद्र वाला, ये कितना ऊंचा है, यानी कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो हवाएं हैं ज्यादा प्रेशर डालेगी, इसका मतलब क्या है, यहां पर वायु दाब कैसा होगा, वायु दाब अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा, ज्यादा क्षेत्र है ज्यादा दाब। उसके बाद यहां आप देख सकते हैं वायु दाब कैसा होगा, अधिक होगा लेकिन इससे कम होगा। इस प्रकार से यहां पर 2 एरो ले लीजिए, यहां पर कैसा होगा, 1 होगा। और यहां पर तो आप देख सकते हैं अगर यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके ऊपर कितना है, ये कुछ भी नहीं है हवाएं, तो यहां पर वायु दाब कैसा होगा, लो होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से ऊंचाई ने प्रभावित किया। उसके अलावा देखिए और कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेगी, अन्य चीजें देखिए, तापमान भी वायु दाब को प्रभावित करता है। ये चीज तो अभी हमने देखी ना कि जब यहां पर सूर्य का तापमान यहां पर आया तो हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगी, तो क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो यहां पर तापमान से क्या पता चला, अधिक तापमान यानी कि वायु दाब में कमी, कम तापमान रहेगा तो वायु दाब अधिक रहेगा, ये चीज। उसके अलावा जो वायु दाब है ये क्या करता है, वर्षा का भी नियंत्रण करता है। किस प्रकार से, जैसे ये डायग्राम था, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, लो प्रेशर बना। अब हाई प्रेशर से जो हवाएं लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए आ रही है, अगर ये किसी जलीय राशि के ऊपर से होकर आती है तो वहां से ये प्रयुक्त देखिए नमी एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या करेगी, वर्षा करेगी। तो वर्षा का कारण भी इस प्रकार से ये बनती है, ये चीज है। उसके अलावा देखिए अन्य चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन कौन से फैक्टर हैं। नंबर 3, नंबर 4 आप देखेंगे समुद्र तट से दूरी, ठीक है, समुद्र से दूरी या फिर समुद्र तट से दूरी। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा समुद्र का, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1 मिनट हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उससे ही हम अन्य चीजों को भी समझ लेंगे। तो देखिए भारत का मैं प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाऊंगा। तो देखिए ये हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भारत का नीचे का हिस्सा मैं बना रहा हूं, इस प्रकार से ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, इस प्रकार से इस प्रकार से। तो समुद्र से दूरी ये किस प्रकार से देखिए अपना रोल निभाती है, ये चीज देखेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये समुद्र तट से लगता है। तो यहां पर एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए केरल है यहां पर, ठीक है, ये केरल का कोई गांव है यहां पर। तो यहां पर तो ये स्थलीय भूमि है, यहां पर क्या है, अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर है, यानी कि एक जलीय राशि है। जब देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश देखिए जब एक तो यहां पर पड़ रहा है इस स्थल पर, भूखंड पर, यानी कि यहां पर तो भूमि है ना, भूखंड पर पड़ेगा। उसके अलावा एक यहां पर अरब सागर पर पानी के अंदर यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। एक अन्य एग्जांपल लेंगे, यहां पर ये देखिए क्या है, राजस्थान है ना, यहां पर राजस्थान का मान लीजिए यहां पर थार मरुस्थल है, तो एक सूर्य का प्रकाश यहां पर थार मरुस्थल पर पड़ रहा है। तो यहां पर एक चीज देखिए ध्यान रखेंगे कि जो पानी है, जो पानी है ये चीज क्या करेगा, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो पानी जो है ये बहुत ज्यादा देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होगा। इसकी अपेक्षा जो भूखंड है जैसे कि यहां और ये थार, ये तेजी से गर्म होते हैं और तेजी से
ठंडे होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए यहां थार पर जब सूर्य का प्रकाश आया तो ये क्या हुआ, तेजी से गर्म होना प्रारंभ हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है दिन के समय वो 50 डिग्री तक पहुंच गया। यहां पर बताया था ना कि दिन में क्या हुआ, थार का टेम्परेचर दिन में 50 हो गया। अब रात को क्या होगा कि ये तेजी से ही ठंडा होना प्रारंभ होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर रात में कितना हो गया, 15 डिग्री। तो जवाब आपको मिल गया इस क्वेश्चन का कि थार में दिन में इतना टेम्परेचर, रात में क्यों, क्योंकि जो भूखंड है वो क्या होंगे, जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होते हैं और तेजी से ही ठंडे। इस वजह से यहां पर क्या है, तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर है, कहां 15 कहां 50, यानी कि देखिए 35 डिग्री का अंतर है बीच में, यह कारण है। और यहां पर इस केस में क्या है कि देखिए ये केरल का हिस्सा और यहां पर जलीय राशि, अब पानी देरी से गर्म हो रहा है तो, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो भूखंड है दिन के समय ये बहुत तेज गर्म हो जाएगा। अब तेज गर्म जब ये होगा तो यहां पर वही प्रोसीजर होगा कि यहां की हवाएं गर्म होने लगेगी, गर्म होने की वजह से हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब यहां की हवाएं देखिए गर्म हुई और इस प्रकार से ऊपर उठ गई, ऊपर यानी कि भारत के अन्य राज्यों में नहीं आ रही, इस प्रकार से ऊपर उठ गई, तो हवाएं ऊपर उठ गई। तो अभी मैंने बताया था कि यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, हवाओं की जरूरत होगी। हवाएं कहां से आएगी, अब मैंने बताया ना कि पानी का क्षेत्र इतना गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो भूखंड है ये तो तेजी से गर्म हो गया, पानी इतना गर्म नहीं है जितना कि भूखंड, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा क्या, हाई प्रेशर मिलेगा। और समुद्र से जो समुद्री हवाएं हैं, ऊपर की तरफ जो हवाएं बह रही है पानी के ऊपर, तो ये हवाएं क्या करेंगी, इस स्थान को भरने के लिए इस प्रकार से चल पड़ेगी, ठीक है, यहां आ जाएगी। अब ये तो ठंडी है ना, हवाएं ठंडे क्षेत्र से आ रही है, तो देखिए यहां पर क्या फील होगा आपको, दिन में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं फील होंगी इस प्रकार से। तो ये चीज आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देखिए हवाएं चली, यानी कि समुद्री तट पर। अब रात को क्या होगा, देखिए अब रात को क्या होगा, अब रात हो गई है तो देखिए जो भूखंड है ये तेजी से ये ठंडा हो गया, ठीक है, भूखंड यहां पर ठंडा हो गया है, मान लीजिए ये यहां पर कूल हो गया, ठंडा हो गया। पानी मैंने बताया कि लेट गर्म होता है, लेट ही ठंडा होगा, तो यहां पर पानी क्या है, अब भी गर्म रहेगा, पानी गर्म रहेगा, ये चीज ठंडी हो गई यहां पर। अब गर्म है यहां पर, तो यहां की हवाएं ऊपर की तरफ उठने प्रारंभ हो गई, यहां की पानी के ऊपर जो हवाएं हैं ये ऊपर उठेगी, लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हो गया। इसको भरने के लिए अब यहां से हवा चलेगी, ये जो स्थलीय पवनें और ये क्या करेंगी, इस प्रकार से इस स्थान को भरेंगी। तो ये क्या बोलते हैं, इनको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कहा जाता है। इनको रोल क्या करती है, ये देखिए किस प्रकार से टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रही है। इसका नतीजा क्या निकला, जैसे कि केरल का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यहां पर अंडमान और निकोबार एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या है, तटीय क्षेत्र हैं। तो इसकी वजह से यहां पर आप देखेंगे दिन में टेम्परेचर 26, भाई दिन में कितना टेम्परेचर, अगर 28 है तो रात को 26, इस प्रकार से एक्सचेंज होता रहता है। यहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इस प्रकार से ये अंतर मिलता है। तो उम्मीद है इस चीज का भी जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे, देखिए अन्य कारण कौन कौन से हैं, ये अभी आपने देखा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है महासागरीय धाराएं, यानी कि जिनको ओशियन करंट कहा जाता है। समुद्र के अंदर जो धाराएं होती हैं, भाई गर्म जलीय धारा, ठंडी जल धारा, ये पढ़ा होगा आपने, पानी के ऊपर ही नदी के समान ये बहती हैं। तो इस प्रकार से तो देखिए जो हमारे ग्लोब का ही हिस्सा है, अभी मैंने बताया था, जो भूमध्य रेखा है, यहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो जलीय क्षेत्र है यहाँ का गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद पानी भी मूवमेंट करता है, जैसे कि हवाएं करती हैं। तो पानी इस प्रकार से जब गति करता है तो ये क्या, इसी को क्या कहते हैं, सागरीय धाराएं कहते हैं। अब ये भूमध्य सागर पर गर्म होने की वजह से प्रारंभ हुई है, तो ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं इस प्रकार से। उसके बाद देखिए जो महासागरीय धाराएं ध्रुवों की तरफ से आती है वो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र की जलवायु को यह भी प्रभावित करती है। अगर कोई मान लीजिए टापू है समुद्र के बीच में, अगर उसके चारों तरफ गर्म महासागरीय धाराएं हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां की जलवायु गर्म होगी। अगर ठंडी जल धारा है तो ठंडी जलवायु होगी। इस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए ये महासागरीय धाराएं हो गया। उसके बाद एक अंतिम फैक्टर जो है ये है ऊंचा वच।
उचावच क्या होता है? रिलीफ कहा जाता है इसी को ही। रिलीफ यानी कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है इसकी बनावट किस किस प्रकार की है, इसी को ही उचावच कहा जाता है। जैसे कि कहीं आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर तटीय क्षेत्र हैं, कहीं पर पठारी भाग है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर हिमालय है, इस प्रकार से। जैसे कि देखिए किस प्रकार से प्रभावित करेंगे उचावच में, आप एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि हिमालय का। अब हिमालय बहुत ज्यादा ऊंचा है, ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा? कुछ तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हिमालय। उसके अलावा देखिए हिमालय में और देखिए क्या चीज देखेंगे यहाँ पर, तो हिमालय की जैसे क्या है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अब देखिए एक रेखा होती है जैसे कि हिम रेखा, जिससे ऊपर जाने पर क्या होगा कि पानी जो है वो जमना प्रारंभ हो जाता है। तो वो हिम रेखा की मानी जाती है कि भाई 4500 से लेकर 5500 मीटर तक है। अब हिमालय का जो मैंने आपको बताया कि जो औसत ऊंचाई है ये 6000 मीटर है। इसका मतलब कि अधिकतर चोटियां बर्फ से आच्छादित रहेंगी। और यहां पर देखिए जो वर्षा भी अगर होगी तो वो भी किस रूप में होगी? स्नोफॉल में होगी। और जो शेष भारत का हिस्सा आप देखेंगे यहां पर जलीय बूंदों के रूप में होगी, इस प्रकार से। उसके अलावा देखिए उचावच में ही देखिए जैसे कि माउंटेन वगैरह हैं, ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, मैंने बताया था कि जो तापी नदी है इस प्रकार से तापी नदी बहती है, तो तापी नदी के मुहाने से लेकर और नीचे आप देखेंगे तमिलनाडु तक क्या है कि पश्चिमी घाट का विस्तार है। देखिए इस प्रकार से यह चीज हमने पढ़ी भी थी थोड़े दिन पहले। तो इस प्रकार से भारत है और यहां पर तापी नदी के मुहाने से लेकर इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट का विस्तार है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये किस प्रकार से देखिए यहां पर ये जो उचावच है यानी कि रिलीफ है किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए मानसून जैसे यहां से आता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रकार से आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहां पर ये जो पर्वत है इससे ये हवाएं टकराती है, मानसूनी हवाएं, और नतीजा क्या होगा कि जो पश्चिमी घाट है इसके पश्चिम की तरफ यानी कि इस तरफ आप देखेंगे पर्वत के साथ साथ इस तरफ पश्चिम की तरफ तो खूब वर्षा होगी, लेकिन यहां पर वर्षा नहीं होगी। तो यहां पर देखिए एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको, किसका? मेघालय में इतनी वर्षा और यहां पर इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसा क्यों है, इस चीज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने बताया कि पश्चिमी तट पर, यहां पर पश्चिमी घाट पर देखिए पश्चिम की तरफ तो बहुत ज्यादा वर्षा। इस डायग्राम को ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है, तो इस प्रकार से ये मानसून आया। यहां पर आप देखेंगे ये बादल जो कि वर्षा करने वाले हैं इस प्रकार से इकट्ठा हो गए। तो यहां पर अधिक ऊंचाई है, इसकी अधिक ऊंचाई होने की वजह से अब ये बादल ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अभी हमने एक चीज समझी थी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट होगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि यहां पर जो जलवाष्प के रूप में, जो पानी किस रूप में है? जलवाष्प के रूप में है, ये संघनित होना प्रारंभ होगा यानी कि जो जलवाष्प है एक दूसरे के पास आना प्रारंभ होगी और जलीय बूंदों का निर्माण करेगी। और इस प्रकार से देखिए बहुत भारी हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा? यहीं पर ही सारी वर्षा कर दी जाएगी इस क्षेत्र में। और यहां पर जब ये हल्के होकर बादल निकलेंगे तो यहां पर इसके अंदर कोई नमी नहीं बचेगी, तो यहां पर वर्षा नहीं होगी। तो नतीजा क्या है कि यहां पर वर्षा ज्यादा, यहां पर कम। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, रेन शैडो एरिया इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करते हैं उचावच। उसके अलावा देखिए एक चीज यहां पर लिखी थी कि तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है, जबकि शेष भारत में गर्मियों में। तो अभी जो मानसून हमने बनाया यहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो ये तो क्या कर रहा है? गर्मियों में वर्षा कर रहा है। उसके बाद एक लौटता हुआ मानसून रहता है जो कि इस प्रकार से आता है ऊपर की तरफ। तो देखिए जब वो यहां से बहकर आ रहा होता है बंगाल की खाड़ी से ऊपर, तो यहां पर वो नमी प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से वो देखिए जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है यहां पर वर्षा करता है। और कोई भारत का भूभाग तो आता नहीं बीच में, तो इसलिए यहां पर वर्षा करता है। उसके बाद देखिए एक चीज थी कि पूर्व से पश्चिम तक वर्षा क्यों घटती चली जाती है, इस चीज को भी फटाफट देखेंगे। अब ये उत्तर पश्चिम ये जो बनाया था दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रकार से आ रहा है। ये तो देखिए अरब सागर के ऊपर से आ रहा है, तो ये क्या है? अरब सागरीय धाराएं हैं। उसके अलावा यहां से भी तो जाएंगे कुछ हवाएं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से ऊपर इस प्रकार से।
तो दक्षिणी पश्चिम मानसून ने तो कोई कमाल नहीं किया, क्योंकि पश्चिमी घाट से टकराकर यहीं पर वर्षा कर दी। कुछ अगर ऊपर की तरफ निकल भी गया तो देखिए यहां पर जैसे वो है ना अपना अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत से टकराकर यहां पर जो गुरु शिखर चोटी है यहां पर तो वर्षा होती है, लेकिन ये हवाएं जो है वो देखिए इसके पैरेलल ही निकल जाती है समानांतर। इसका मतलब है राजस्थान में भी कोई वर्षा नहीं, इसीलिए क्या है ये थार मरुस्थल यहां पर निर्मित हुआ है। उसके अलावा ये अभी हम देख रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम तक वर्षा क्यों कम होती चली जाती है, तो इसका कारण समझेंगे। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं ये क्या करती हैं, देखिए इस प्रकार से जाएंगी ऊपर और शिलोंग पठार से होते हुए भारत के पश्चिम बंगाल वाले भाग में इस प्रकार से प्रवेश करती है। ऊपर तो आपको पता है इस प्रकार से हिमालय है, तो प्रवेश करने के बाद इस प्रकार यहां से मुड़ेंगी, तो आपको पता है कि देखिए हवाओं के अंदर जो नमी है वो वर्षा के रूप में यहां पर छोड़ते हुए चलेंगे। तो ये थोड़ी ना है कि यहां पर वर्षा होने के बाद यहां पर दिल्ली तक जो बादल पहुंचेंगे वहां भी उनके अंदर उतनी ही नमी होगी, तो जाहिर सी बात है नमी क्या होगी, कम होगी, तो यहां पर कम वर्षा। और यहां पर जैसे ही महासागर से होते हुए प्रवेश करेंगे भारत में तो अधिक वर्षा, इस प्रकार से। और मेघालय के अंदर इतनी वर्षा क्यों हुई है, क्योंकि यहां पर देखिए भौगोलिक स्थिति जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसी प्रकार की है। आप पहाड़ियां सुनी होंगी, गारो खासी जयंतिया, तो यहां पर कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वाले भी और लौटता हुआ मानसून की, ये दोनों प्रकार का ही मानसून आता है। और यहां पर देखिए भौगोलिक स्थिति ऐसी होने के कारण जो पहाड़ियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, यहां पर ये मानसूनी हवाएं फंस जाती है और खूब पर्वतीय वर्षा करती है यहां पर इस प्रकार की, तो इसलिए यहां पर ज्यादा है। और यहां पर आप देखेंगे कि भाई जो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था, मेघालय के अलावा थार का ही ले लीजिए, थार या फिर लद्दाख, इसलिए वर्षा नहीं है। थार का देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि अरावली के समानांतर ये निकल गई मानसूनी हवाएं, इसलिए यहां पर कोई वर्षा नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। देखिए क्लास लंबी जरूर होती है, लेकिन अगर आप हर एक चीज देखेंगे कि किस प्रकार से आपको एक एक चीज बताई जा रही है, कैसे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, तो इतना टाइम तो आप लोगों को देना ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो जरूर से चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।